बात ना करो अब। चलो ध्यान दो। अब हार्डी-सुलजे का नियम में 2 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलाइडी कण के विपरीत आवेश रखता है वो स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है। इसको हमने विस्तार पूर्वक समझा भी था, क्योंकि कोलाइडी कणों के ऊपर क्या लगा होता है, धनावेश या ऋणावेश। तो अगर धनावेश लगा है तो इसको उदासीन करने के लिए कौन आएगा, ऋणावेश। तो कोलाइडी कण का विपरीत आवेश वाला आएगा। कहा कि अगर प्रभावी आवेश होगा उतने कणों को वो एक साथ जोड़ने की क्षमता रखेगा। अगर 4 माइनस है तो कितने कणों को एक साथ जोड़ लेगा, 4 कणों को एक साथ जोड़ लेगा। और कण अचानक भारी हो जाएगा, उसको किसी और दूसरे की आवश्यकता नहीं होगी, आवेशित भी रहेगा तब भी नीचे बैठ जाएगा वो, समझ गए। और बाद में नीचे बैठने के बाद जाएंगे उसको अन्य विद्युत अपघट्य के आयन उदासीन करेंगे धीरे धीरे, बाद में अंत में जाके उदासीन हो जाएगा, लेकिन जल्दी से नीचे बैठेगा, अर्थात स्कंदन जल्दी हो। और ये भी हमने समझाया कि अगर 100 अणुओं का स्कंदन करना है तो 4 ऋणावेश वाले के लिए केवल 25 आयन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। तो इस प्रकार से स्कंदन भी कम मात्रा में ही हो जा रहा है, तो स्कंदन क्षमता उसकी अधिक करी जाएगी। तीसरा, इन्होंने क्या कहा था कि जो स्कंदन होता है वो किसी विद्युत अपघट्य के उर्णन मान पर निर्भर करता है। जो दूसरे पॉइंट में उन्होंने स्कंदन क्षमता की बात की थी, जो स्कंदन क्षमता है इस उर्णन मान पर निर्भर करती है। ये एक नया शब्द आया था, उर्णन मान, ठीक है। तो पहले इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर तब समझेंगे उर्णन मान क्या है। उर्णन मान से पहले हमको 2 चीजें समझनी होंगी, तब हम उर्णन मान पे पहुंचेंगे। इसीलिए अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा करेंगे पता चला फिर से वो 2 हेडिंग वाला पहले ही आ जाएगा। तीसरा पॉइंट इनका लिख लो, किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता, किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता हो गया, उसके उर्णन मान पर निर्भर करती है। उसके उर्णन मान पर, या एक मिनट ऐसे लिखो, उसके उर्णन मान के पदों में व्यक्त की जाती है। उसके उर्णन मान के पदों में व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है। हो गया, आगे काली पेन से लिखना, किसी विद्युत अपघट्य का उर्णन मान, किसी विद्युत अपघट्य का उर्णन मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा जितना अधिक होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी। उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी। उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी। हो गया ना। अब देखो उल्टा संबंध निकल रहा है। क्या कहा गया, उर्णन मान जितना अधिक होगा स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी, अर्थात जो उर्णन मान है अनुक्रमानुपाती होगा 1/, स्कंदन क्षमता होगा ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि उर्णन मान अधिक तो स्कंदन क्षमता कम, स्कंदन क्षमता कम तो उर्णन मान अधिक, या उर्णन मान कम तो स्कंदन क्षमता अधिक। हो जाएगा ना, ये ध्यान में रखते रहना। अब ये उर्णन मान क्या है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले इसको लिख लो, ये केवल तुम्हारे समझने के लिए कोई सूत्र नहीं है कि सूत्र में रख के मान निकालने लगो। ये अनुक्रमानुपाती हटा के बराबर के लगा देना और कह देना के का एक मान रखा जाए तो हमको उर्णन मान मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। बस ये केवल तुम्हारे समझने के लिए लिख पाया गया
कि घूर्णनमान और स्पंदन क्षमता में उल्टा संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये याद रखे रहना। अब लिखो हेडिंग घूर्णनमान, पहले इसी को पढ़ लेते हैं दबा के चलते हैं। हो गया? तो लिखो यह किसी विद्युत अपघट्य की स्पंदन क्षमता को बताता है। यह किसी विद्युत अपघट्य की स्पंदन क्षमता को बताता है। यह किसी विद्युत अपघट्य की स्पंदन क्षमता को बताता है। हो गया जी? अब लिखो इसमें, इसे निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। इसे निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। इसे निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। कहां तक लिख लियो? इसे निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आगे लिखो काली पेन से। यह घूर्णनमान वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, ये भी परिभाषा पूछी जाती है। घूर्णनमान किसे कहते हैं? तो अब देखो, घूर्णनमान चूंकि किसी विद्युत अपघट्य की स्पंदन क्षमता को बता रहा है। स्पंदन क्षमता माने किसका स्पंदन होगा? कोलाइडी विलयन का। तो हमारे पास कोलाइडी विलयन होगा और किसी विद्युत अपघट्य की स्पंदन क्षमता को मापने के लिए हम लोग उसे किसमें मिलाएंगे? कोलाइडी विलयन में मिलाएंगे और धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और जब इसका पूरा स्पंदन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि विद्युत अपघट्य की इतनी मात्रा ने इस कोलाइडी विलयन का स्पंदन किया। अब सोचो, जब कोलाइडी विलयन की मात्रा कम होगी तो कम से ही स्पंदन हो जाएगा, अधिक होगी तो अधिक से स्पंदन होगा। तो परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? अपने हिसाब से थोड़ी ना कम और अधिक करेंगे। इसके लिए हमको इस कोलाइडी विलयन को एक मानक रूप में लेना होगा। तो मानक हमारा क्या क्या होता है? या तो 1 ml या तो 1 लीटर होता है ना। तो हम लोग मानक यहाँ पे लेंगे 1 लीटर। कोलाइडी विलयन कितना लेंगे? 1 लीटर। कोलाइडी विलयन 1 लीटर ले लेंगे। अब उसमें विद्युत अपघट्य मिलाना शुरू करो, विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य मिलाओ। याद रखना, एक ही नहीं, विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य मिलाओ। जैसे मान लो हमने मिला दिया KCl, उसके बाद से हमने मिला दिया KNO3, उसके बाद से हमने मिला दिया K4FeCN6, उसके बाद हमने मिला दिया Na2SO4। इस प्रकार से हम उसमें विद्युत अपघट्य मिलाने लगे। मिलाएंगे तो चूंकि इनकी सबकी क्षमता अलग अलग है, देख रहे हो, इस पे माइनस वाला है, इस पे भी माइनस वाला है, इस पे -2 वाला है, इस पे -4 वाला है, दिख रहा है। तो सबकी स्पंदन क्षमता क्या होगी? अलग अलग होगी कि नहीं होगी? अब जब सबको मिलाएंगे तो इनकी भिन्न भिन्न मात्रा से क्या होगा? स्पंदन होगा। तो जिसकी जितनी मात्रा से स्पंदन होगा वही उसकी क्या कहलाएगी? स्पंदन क्षमता, और उसी मान को उसका घूर्णनमान कहेंगे। क्या कहेंगे? घूर्णनमान। हो जाएगा? तो लिखो इसमें, मतलब जितना ml मिलाने पर होगा स्पंदन वही उसका घूर्णनमान कहलाएगा। तो लिखते हैं इसका परिभाषा कैसे बनेगी। अब किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल में किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल में वह मात्रा, किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल में वह मात्रा
हो गया। जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन का, जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन का, 1 लीटर कोलाइडी विलयन का पूर्ण रूप से स्कंदन करने के लिए आवश्यक है, पूर्ण रूप से स्कंदन करने के लिए आवश्यक है, हो गया। उस विद्युत अपघट्य का ऊर्ध्वमान कहलाती है, उस विद्युत अपघट्य का ऊर्ध्वमान कहलाती है, हो गया ना। जैसे अब देखा जाए, मान के चलो हमने लिया 1 लीटर ये कोलाइडी विलयन, हो गया। अब इसमें जब KCl मिलाए तब स्कंदन के लिए इसके 10 मिलीमोल की जरूरत पड़ी, हो गया। उसके बाद जब हम Na2SO4 मिलाए तब इसके मान के चलो 7 मिलीमोल की जरूरत पड़ी। हमने K4FeCN6 मिलाया, K4FeCN6 जब इसको मिलाए तब हमको 5 मिलीमोल की जरूरत पड़ी। तो ये जो मात्राएं बताई गई, ये 1 लीटर कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए प्रयोग की गई है कि 10 मिलीमोल जब 1 लीटर कोलाइडी विलयन में मिला दिए KCl का तो इसका पूरा स्कंदन हो गया। 7 मिलीमोल मिला दिए Na2SO4 का तो इसका पूरा स्कंदन हो गया। 5 मिलीमोल मिला दिए K4FeCN6 का तो इसका पूरा स्कंदन हो गया ना। तो चूंकि हमने कितने लीटर कोलाइडी विलयन का स्कंदन किया, 1 लीटर, अर्थात ये दी गई मात्राएं इनके ऊर्ध्वमान को प्रदर्शित करेंगी। वास्तव में इनका ऊर्ध्वमान इतना होता नहीं, बस हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये जो मात्राएं दी गई इनके ऊर्ध्वमान को प्रदर्शित करेंगे। जितनी मात्रा 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए लगी है वही उसका क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वमान कहलाएगी। अब बताओ इसमें जिसका ऊर्ध्वमान अधिक है, क्योंकि अब ये ऊर्ध्वमान हो गया ना, मान लो कहेंगे इसका ऊर्ध्वमान 10, इसका ऊर्ध्वमान 10 और इसका यही इसका 7 और इसका 5 हो गया ना। तीनों का ऊर्ध्वमान हमको पता चल गया। अब बताओ किसकी क्षमता अधिक होगी, क्षमता किसकी अधिक होगी, जो कम मात्रा में ज्यादा कोलाइडी विलयन को स्कंदित करेगा ना। अगर K4FeCN6 की चर्चा करें तो इसके 5 मिलीमोल ही 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर देते हैं, जबकि KCl के 10 मिलीमोल इसको स्कंदित करने के लिए लग रहे हैं। तो क्षमता किसकी ज्यादा है, K4FeCN6 अर्थात 5 मिलीमोल वाले। उसमें हमने क्या लिखवाया कि विद्युत अपघट्य का ऊर्ध्वमान जितना अधिक होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो इसका देखो 10 है तो इसकी क्षमता कम मानी जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा लग जा रहा है इसको स्कंदित करने के लिए। इसकी कम मात्रा से ही स्कंदन हो रहा है, इसलिए इसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी, अधिक हो जाएगा। तो ये याद रखते रहना, ऊर्ध्वमान की परिभाषा याद रखो बस। अब नहीं, अब 2 लीटर अगर इसको कर दिए, अगर तुमने 2 लीटर किया तब तो ये भी 2 गुना होता जाएगा ना, क्योंकि 1 लीटर के लिए 10 मिलीमोल की जरूरत हुई, 2 लीटर के लिए कितने की जरूरत होगी, 20 की जरूरत होगी। इसका तुम्हारा 14 की जरूरत होगी और इसका तुम्हारा 5 की जरूरत होगी। तब क्या कह देंगे कि ऊर्ध्वमान 20 हो गया, 14 हो गया, 5 हो गया, तब ये ऊर्ध्वमान नहीं कहलाएगा। अगर ऊर्ध्वमान ज्ञात करना चाहते हो तो कोलाइडी विलयन कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए, ये फिक्स है, ठीक है। अगर तुमको 2 लीटर से पता है कि 2 लीटर स्कंदित करने के लिए KCl के 20 मिलीमोल लग रहे हैं, तब चूंकि इसलिए का नियम लगाओगे कि चूंकि 2 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने में लगी KCl की मात्रा बराबर 20 मिलीमोल, इसलिए 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने में लगी मात्रा बराबर 20/2 बराबर कितना, 10।
तो स्कंदन क्षमता वही 10 ही रहेगी। हो जाएगा ना? ये ध्यान दिया ना, ये नहीं कि जब 2 लीटर का स्कंदन करने को आ गया कह दी स्कंदन क्षमता या उड़न मान उसका 20 है, तो वैसे नहीं बताओगे। उड़न मान केवल कितने लीटर के लिए बताना है हमको? 1 लीटर। इसलिए परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखवाया गया कि किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल में वह मात्रा जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन का पूर्ण रूप से स्कंदन करने के लिए आवश्यक है। कितने लीटर का? 1 लीटर का। तो स्कंदन हमेशा 1 लीटर का ही कराना है अगर उड़न मान पता करना चाहते हो तो। हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। इधर से मान लो रक्षण और अच्छी कोलाइड तो बाद में पढ़ा जाए नहीं। हाँ, हेडिंग लिख लो, रक्षण तथा रक्षी कोलाइड। रक्षण तथा रक्षी कोलाइड। रक्षण तथा रक्षी कोलाइड। रक्षण तथा रक्षी कोलाइड। हो गया ना? अब देखो, ये जो रक्षण आ गया, रक्षण स्कंदन का उल्टा है। ठीक? स्कंदन क्या है कि कोलाइडी कणों को पास पास लाकर अवक्षेपित करेगा। हो गया? तो रक्षण क्या है? कोलाइडी कणों को पास पास आने से रोकेगा। क्या? रक्षण की प्रक्रिया में क्या होता है? रक्षण माने रक्षा करना ना। रक्षण माने क्या होगा? रक्षा करना। तो कोलाइडी विलयन की रक्षा करेगा। ये कोलाइडी विलयन की रक्षा करने का मतलब उसके अस्तित्व को बनाए रखेगा। तुमसे अगर कहा जाए कि तुम इस वस्तु की रक्षा करो तो उसको काट पीट के तुम पहले खत्म कर दोगे। अरे रक्षा करने के लिए कहा गया, तुम उसके अस्तित्व की रक्षा करोगे ना। वही चीज यहाँ पे है कि अगर कोलाइडी विलयन के रक्षण के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं तो कोलाइडी विलयन की हमको रक्षा करनी होगी। कोलाइडी विलयन को खतरा किससे है? विद्युत अपघट्य से खतरा है, वही तो उसको स्कंदित कर रहा है। कोलाइडी विलयन को खतरा किससे है? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो विद्युत अपघट्य मिलाकर स्कंदित करने वाली विधि है वही सबसे प्रमुख विधि है। तो चर्चा में हम लोग उसी को लेंगे, बाकी पीछे क्या क्या हुआ उसको छोड़ दो। जो 4-5 हेडिंग लिखवाए थे, ठंडा करके, उबाल कर, उसके बाद ये अपवहन करके, पारस्परिक स्कंदन करके, उससे हमसे मतलब नहीं है, वो तो अलग की विधि है। लेकिन सामान्य विधि क्या प्रयोग करते हैं कि विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। अर्थात अगर हमारे पास ये एक कोलाइडी विलयन है, ध्यान से समझना इस बात, कोलाइडी विलयन है, हो गया। अब इसमें कोलाइडी विलयन भी 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। कौन कौन सा? द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी। तो दोनों में जब अंतर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा कि जो द्रव स्नेही होता है विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर स्कंदन नहीं होता है, वो सहन कर लेता है। समझ गए? अर्थात विद्युत अपघट्य में मिलाने पर द्रव स्नेही को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा मिलाएं तो द्रव स्नेही को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम किसको होती? द्रव विरोधी को, क्योंकि ये तो बेचारा पहले से ही नहीं घुलना चाहता है। डंडा उंडा मार के घोले भी थे, लेकिन जैसे ही कोई मिला बस भाग लिया धीरे से। अर्थात इसको बस कारण चाहिए कि हमारे पास विद्युत अपघट्य आया था इसीलिए हम भाग गए, आया नहीं कि भाग गया। तो परेशानी किसको है? द्रव विरोधी को, कि विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी भी मात्रा अगर मिला दिए तो तुरंत स्कंदन हो जाएगा। तो हमको स्कंदन से रोकना किसको है? द्रव विरोधी को। द्रव स्नेही को रुक जाएगा क्योंकि वो अस्थायी होता है, वो जल्दी नहीं विघटित होगा, स्कंदित नहीं होगा जल्दी से। विघटित जल्दी कौन होता है? द्रव विरोधी। और द्रव विरोधी के बारे में हमने पढ़ा भी था कि अगर इनको कुछ देर तक रख दें तो ये फिर से निलंबन अवस्था में आ जाते हैं। याद रखे रहना, द्रव विरोधी अगर हम बना भी लेते हैं, कुछ देर तक छोड़ दें फिर से वो निलंबन अवस्था में आ जाएंगे। तो हम क्या करें कि कुछ देर तक छोड़ने के बाद भी ये निलंबन अवस्था में ना आ पाए। हमको यही काम करना है ना, क्योंकि उसको स्कंदन से रोकना है, उसकी रक्षा करनी। क्योंकि अगर वो निलंबन अवस्था में आ गया तो कोलाइडी विलयन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तब तो निलंबन हो जाएगा, होगा। तो अगर द्रव विरोधी कोलाइड को हम क्या करना चाहते हैं? अस्थायी रखना चाहते हैं,
तब हमें कुछ प्रक्रिया करनी होगी। तो अब एक चीज सोचो, ये जो द्रव विरोधी है इसको कौन स्कंदित कर रहा है? विद्युत अपघट्ट कर रहा है ना, उसकी अति सूक्ष्म मात्रा ही स्कंदित कर दे रही है। अब हम क्या करें, इसमें एक द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें। द्रव विरोधी में हम क्या मिला दें? द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें। तो अब सोचो, द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे तो वो तो विद्युत अपघट्ट की अति सूक्ष्म मात्रा को रोक के रख सकता है। रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? क्योंकि अभी हमने बताया कि द्रव स्नेही में विद्युत अपघट्ट की अति सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर स्कंदन नहीं होगा, होगा ना? तो अब सोचो, जब तुमने इसमें द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी वाले में मिला दिया और फिर अगर अब विद्युत अपघट्ट की अति सूक्ष्म मात्रा मिलाने जा रहे हो तो उस अति सूक्ष्म मात्रा को कौन रोक लेगा? द्रव स्नेही कोलाइड रोक लेगा। हो गया? तो क्या यह विद्युत अपघट्ट द्रव विरोधी के पास पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। जब नहीं पहुंच पाएंगे तो द्रव विरोधी के कण भी पास नहीं आ पाएंगे। हो जाएगा नहीं? ऐसा हो जाएगा। द्रव विरोधी के कण जब पास नहीं आएंगे तो बड़ा रूप धारण नहीं करेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। तो इसमें क्या काम हुआ? विद्युत अपघट्ट मिलाने पर इसका स्कंदन हो जा रहा था, लेकिन जब हमने द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया तब विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिलाने से स्कंदन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा को किसने रोक लिया? द्रव स्नेही ने रोक लिया। इस प्रकार द्रव विरोधी जो है स्कंदित होने से बच गया। तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया हुई कि द्रव विरोधी को द्रव स्नेही ने स्कंदित होने से बचा लिया। तो ये पूरी प्रक्रिया जो अब तक हमने किया इसको हम कहेंगे रक्षण, क्योंकि रक्षा कर लिया ना, रक्षण हो गया। रक्षी कोलाइड मतलब रक्षा करने वाला कोलाइड। इन दोनों में से किसने रक्षा किया? द्रव स्नेही ने रक्षा किया ना, किसका? द्रव विरोधी का। तो चूंकि द्रव स्नेही ने द्रव विरोधी की रक्षा की, इसलिए द्रव स्नेही क्या कहलाएगा? रक्षी कोलाइड कहलाएगा। हो जाएगा ना? तो ये चीज को इसमें ध्यान में रखना है। तो इसमें तीन चीजें आ गई। अब यहाँ पे एक नया शब्द निकल के आता है, स्वर्ण संख्या। जैसे इसके पिछले वाले में उर्णन मान निकल के आया स्कंदन करने के लिए, तो स्वर्ण संख्या उसकी रक्षा करने के लिए निकल के आती है। उर्णन मान जो है स्कंदन करने के लिए है और स्वर्ण संख्या क्या है? उसकी रक्षा करने के लिए। अब सोचो, स्कंदन कौन कर रहा था? विद्युत अपघट्ट कर रहा था ना। तो उर्णन मान तुम्हारा विद्युत अपघट्ट से संबंधित था। अभी हमने पढ़ा भी, यह विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता से संबंधित है। अब स्वर्ण संख्या क्या है? रक्षण करने के काम में आती है। तो यहाँ पे रक्षा कौन कर रहा है? द्रव स्नेही कोलाइड। इसका मतलब स्वर्ण संख्या किसकी होगी? द्रव स्नेही कोलाइड की होगी। तो स्वर्ण संख्या की भी परिभाषा पढ़नी है। इसकी परिभाषा थोड़ी जटिल है क्योंकि इसमें तीन चीजें आ रही है, 1, 2 और 3। तो तीनों को हमें परिभाषा में चर्चा में लेना होगा। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं रक्षण और रक्षी कोलाइड। तो अब समझ चुके हो रक्षण क्या है, ठीक है? क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, इसलिए उनमें विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी भी मात्रा मिला दे तो उनका क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। परंतु यदि उसमें हम द्रव स्नेही कोलाइड की कुछ मात्रा मिला दें तब उस विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा से स्कंदन नहीं होता। अधिक मिलाओगे तब तो स्कंदन होगा ही, लेकिन उस थोड़ी सी मात्रा की बात की गई यहाँ, जो थोड़ी सी मात्रा मिलाने में इसका स्कंदन हो जा रहा था, उस थोड़ी सी मात्रा से अब इसका स्कंदन नहीं होगा। समझ गए? और वही थोड़ी सी मात्रा से जो इसका स्कंदन रुका है वो हमको क्या कहेंगे? स्वर्ण संख्या कहेंगे। पूरी प्रक्रिया कहलाएगी रक्षण। द्रव स्नेही ने रक्षा किया तो वो क्या कहलाएगा? रक्षी कोलाइड। यहाँ पे हमको तीन चीजें मिल जाएगी, रक्षण, रक्षी कोलाइड और स्वर्ण संख्या। हो जाएगा? तो उर्णन मान और स्वर्ण संख्या ये दोनों में से एक परिभाषा एग्जाम में फिक्स है, याद रखते रहना। अब रक्षण और रक्षी कोलाइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रक्षण रक्षी कोलाइड बिना जाने तो स्वर्ण संख्या जान नहीं सकते थे, इसलिए पहले हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, तब हम स्वर्ण संख्या पे आएंगे। तो देखो इसमें हेडिंग लिख लियो ना। अब लिखेंगे चूंकि द्रव विरोधी कोलाइडों का अस्थायित्व कम होता है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइडों का अस्थायित्व भी कम होता है, कम है, अस्थायित्व भी लिखें क्या? अस्थायित्व बहुत कम होता है, ये लिखना। द्रव विरोधी कोलाइडों का अस्थायित्व बहुत कम होता है,
बहुत कम होता है। हो गया? अर्थात यदि उनमें विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिला दी जाए, विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा भी मिला दी जाए, विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा भी मिला दी जाए, तो विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा भी मिला दी जाए तो हो गया? तो द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन हो जाता है। तो द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। हो गया आगे? अब लिखना आगे, परंतु जब द्रव विरोधी कोलाइड में, परंतु जब द्रव विरोधी कोलाइड में, द्रव विरोधी कोलाइड में हो गया, द्रव स्नेही कोलाइड की कुछ मात्रा मिला दी जाए, द्रव स्नेही कोलाइड की कुछ मात्रा मिला दी जाए, कुछ मात्रा मिला दी जाए तो हो गया? तो द्रव विरोधी कोलाइड का, तो द्रव विरोधी कोलाइड का, द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा से स्कंदन नहीं हो पाएगा, विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा से स्कंदन नहीं हो पाएगा, सूक्ष्म मात्रा से स्कंदन नहीं हो पाएगा, सूक्ष्म मात्रा से स्कंदन नहीं हो पाएगा। हो गया? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड ने, द्रव स्नेही कोलाइड ने द्रव विरोधी कोलाइड की, द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा की। होगा कि नहीं? ऐसा होगा। द्रव स्नेही कोलाइड ने द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा की, स्कंदन से रक्षा की। हो गया ना? अब आगे परिभाषा अलग से लिखवाएं कि इसी को बोल दें इतने में। जब एक छोटी परिभाषा लिख लो, अतः लिखना, अतः कामा इन्वर्टेड कॉमा में, कामा इन्वर्टेड कॉमा में। हो गया? लिखो, द्रव स्नेही कोलाइडों के द्वारा, द्रव स्नेही कोलाइडों के द्वारा, द्रव स्नेही कोलाइडों के द्वारा द्रव विरोधी कोलाइडों का, द्रव विरोधी कोलाइडों का
द्रव विरोधी कोलाइडों का, हो गया, विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा से होने वाले स्कंदन से रक्षा करना, होने वाले स्कंदन से रक्षा करना रक्षण कहलाता है। रक्षा करना रक्षण कहलाता है, रक्षण कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो। तो रक्षण क्या हो गया, देखो, द्रव स्नेही कोलाइड के द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य की अति सूक्ष्म मात्रा से होने वाले स्कंदन से रक्षा करना। क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा से स्कंदन हो जाता है, इसलिए रक्षा कौन करता है, यहाँ पे द्रव स्नेही करता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। पूरा ऊपर हमने बता दिया विस्तार से। अब जो अच्छा लगेगा वो तुम एग्जाम में लिख सकते हो। पूरा विस्तार से लिखना चाहते हो या यही छोटी परिभाषा लिखना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। किताब में वही बड़ा वाला दिया है, हमने ये तुमको छोटा वाला लिखवा दिया। अगर जल्दी से याद करना चाहते हो, जल्दी लिखना चाहते हो, तो इसको लिख सकते हो जाएगा। नीचे लिखो, इसमें इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, फिर लाइन छोड़ के लिखो। क्योंकि इस प्रक्रिया में द्रव स्नेही कोलाइड ने द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा की। द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा की। अतः हो गया, द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे रक्षण हो गया और रक्षी कोलाइड हो गया ना। अब नीचे लिखेंगे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट, काली पेन से लिखना। क्योंकि किसी द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता, अब जैसे वहां पे स्कंदन क्षमता थी, वैसे यहाँ पे कौन सी क्षमता, रक्षण क्षमता। हो गया ना। स्कंदन क्षमता किसकी थी, विद्युत अपघट्य की। तो रक्षण क्षमता किसकी है, द्रव स्नेही कोलाइड की। ये अंतर याद रखना। क्या लिखे इसमें, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता, हो गया, उसकी स्वर्ण संख्या के पदों में बताई जाती है। उसकी स्वर्ण संख्या के पदों में बताई जाती है। उसकी स्वर्ण संख्या के पदों में बताई जाती है। स्वर्ण संख्या के पदों में बताई जाती है। हो गया। आगे लिखो, इसमें नीचे हेडिंग अब लिखो, हेडिंग स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या। तो ये स्वर्ण संख्या क्या है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता है। अभी ऊपर इंडिकेट में यही लिखा है काली पेन से कि किसी द्रव स्नेही कोलाइड की जो रक्षण क्षमता होती है किसके पदों में व्यक्त की जाती है, उसकी स्वर्ण संख्या के पदों में व्यक्त की जाती है। तो स्वर्ण संख्या क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता है। अब इसमें तीन चीजें आएंगी, द्रव स्नेही भी आएगा, द्रव विरोधी भी आएगा और विद्युत अपघट्य भी आएगा। अब कैसे परिभाषा इसकी जुड़ के बनेगी, इसको हमको लिखना है।
उसके अंदर लिखो स्वर्ण संख्या के अंदर। जिगमॉन्डी ये वैज्ञानिक का नाम है, और थोड़ा बढ़िया नाम रख लिए होते। जिगमॉन्डी ने स्वर्ण संख्या को निम्न प्रकार परिभाषित किया। स्वर्ण संख्या को निम्न प्रकार परिभाषित किया। अब देखो, इसकी परिभाषा के लिए भी कुछ मानक लिए गए। क्या मानक लिए गए ये देखना, क्योंकि यहां पे हम रक्षण क्षमता किसकी पढ़ेंगे, द्रवस्नेही कोलाइड की, अर्थात इसको बदल सकते हैं, क्योंकि बदल के ही तो पता करेंगे ना किसकी रक्षण क्षमता कितनी है। बाकी दो को हमें निश्चित करना होगा। तो बाकी दो कैसे निश्चित होते हैं, द्रव विरोधी में हम 10 ml गोल्ड सॉल ले लेते हैं। गोल्ड सॉल एक कोलाइडी विलयन है, हमने पढ़ रखा है कोलाइडी विलयन के प्रकार में, उदाहरण में गोल्ड सॉल एक जगह लिखवाए थे ना। उसके बाद विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य नहीं लेते यहाँ पे NaCl का 1% विलयन लेते हैं, 1% और 1 ml, क्योंकि अति सूक्ष्म मात्रा लेनी है ना, ज्यादा मात्रा है, ज्यादा मिला दिया तो कुछ भी कर लो स्कंदन तो हो ही जाएगा। कम मात्रा लेनी, इसलिए कितना लिया गया 1 ml, और द्रव विरोधी कोलाइड को कितना लिया गया 10 ml। तो अब चूंकि 1 ml इसका स्कंदन कर देगा आराम से, क्योंकि ये द्रव विरोधी है, स्कंदन होना ही चाहता है इसका, तो ये तुरंत जैसे ही आएगा स्कंदन हो जाएगा। लेकिन अब हम उसमें क्या मिलाएंगे, द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे, तब इसका स्कंदन रुकेगा। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की वह मात्रा, अभी ऐसे रक्षण की परिभाषा पढ़े हो ना, तो द्रव स्नेही कोलाइड से शुरू किए हैं, फिर द्रव विरोधी कोलाइड था, फिर विद्युत अपघट्य था, वही क्रम में यहां भी चलेगा कि किसी द्रव स्नेही कोलाइड की वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल को 1% NaCl के 1 ml विलयन से होने वाले स्कंदन को पूर्ण तरीके से रोक देती है। 1% NaCl के 1 ml विलयन से, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, 1% NaCl के 1 ml विलयन से अगर एक भी छोड़े तो परिभाषा तुरंत गलत होगी। ठीक है, ध्यान देना, दोनों तरफ एक है। 1% विलयन के 1% NaCl के 1 ml विलयन से होने वाले स्कंदन को क्या करती है, रोक देती है। उस द्रव स्नेही कोलाइड की क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या। हो जाएगा, तो यही परिभाषा है, इसको हम लोग लिखते हैं। लिखो, 1% नहीं है जी, 10% है। चलो 10% कर लेंगे इसको। तो लिखेंगे परिभाषा में, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर्ण संख्या पे लिख देना, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की, हो गया, मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह, मिली ml, मिमी यहां पे नहीं हो सकता है, मिमी दूरी का मात्रक है, मिलीग्राम ये द्रव है ना, तो द्रव का आयतन लीटर होता है ना, तो मिलीलीटर ले सकते हैं। मिलीग्राम में वह मात्रा, हो गया, जो मिलीग्राम में वह मात्रा जो, हो गया, 10 ml गोल्ड सॉल, 10 ml गोल्ड सॉल, 10 ml गोल्ड सॉल का 10% NaCl के, 10% NaCl के, 10% NaCl के 1 ml विलयन से
होने वाले स्कंदन को पूर्णतया रोक देती है, पूर्णतया रोक देती है, पूर्णतया रोक देती है, रोक देती है। हो गया? उस द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहलाती है, उस द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। हो गया? स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो अब नाम तो स्वर्ण संख्या है, स्वर्ण संख्या से मत समझ लेना कि ये कोई संख्या होती है, ये एक मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? द्रव स्नेही कोलाइड की। किसमें होती है? मिलीग्राम में होती है। तो अब स्वर्ण संख्या भी समझो एक मात्रा ही है, उधर उर्लन मान भी एक मात्रा ही थी। संख्या और मान भले ही लगा हुआ है आगे, लेकिन वो एक मात्रा ही है। हमने एक कॉमन रूप में उसको संख्या के रूप में प्रयोग कर लिया, मात्रा नहीं की हम उसको। अब हुआ क्या देखो, द्रव स्नेही कोलाइड इसकी रक्षा कर रहा है। तो अब सोचो कि दो द्रव स्नेही कोलाइड हम ले रहे हैं, दो द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे एक लिया जाए ये गोंद लिया जाए और एक स्टार्च लिया जाए, ये दो कॉमन चीजें हैं। स्टार्च भी जानते हो, गोंद भी जानते हो। उसके बाद जो गोंद की स्वर्ण संख्या है 0.15 है, इसका मतलब इसका 0.15 मिलीग्राम हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टार्च का है, स्टार्च का तुम्हारा 25 से 40 मिलीग्राम है। कितना मिलीग्राम है? 25 से 40 मिलीग्राम। तो इसका मतलब अगर हम 10 ml गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन करने से बचाना चाहते हैं तो गोंद के 0.15 मिलीग्राम की आवश्यकता होगी और स्टार्च के 25 से 40 मिलीग्राम की आवश्यकता होगी। कुछ आ रहा है समझ में? किसकी मात्रा ज्यादा लग रही है? स्टार्च की मात्रा ज्यादा लग रही है, तो क्षमता किसकी अधिक होगी? क्षमता किसकी अधिक होगी? क्षमता हमारे क्या है? जो कम मात्रा में रोकेगा ना, तो किसकी क्षमता ज्यादा होगी? गोंद की। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि अगर स्वर्ण संख्या कम है तो रक्षण क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। होगी ना? तो लिख सकते हो, खाली पेन से लिखना, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की, जल्दी जल्दी लिखो, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी, स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही कम होगी, उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही कम होगी। उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही कम होगी। हो गया ना? ये ध्यान देना। उल्टा संबंध है यहाँ भी, जैसे वहां उल्टा संबंध था वैसे यहाँ भी उल्टा संबंध है। तो इसको लिख लेना, स्वर्ण संख्या अनुक्रमानुपाती 1/, रक्षण क्षमता। तो ये दोनों पॉइंट को जरूर याद रखना। कल दोनों परिभाषा याद करके आओ, कल तुम लोग से सुनेंगे हम प्रारंभ में ही पूर्णन मान की परिभाषा और स्वर्ण संख्या, और तीसरा हार्डी-सुलजे का नियम। 3 पॉइंट कल तुम लोग से सुनेंगे, तब आगे की पढ़ाई होगी। याद रखे रहना। मैक्सिमम 2 से 3 दिन और लगेंगे इस चैप्टर में। 2-3 इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ना है, ब्राउनी गति पढ़ना है और उसके बाद टिंडल प्रभाव पढ़ना है। यही 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग बची हुई है। बाकी जो पायस इंपॉर्टेंट था उसको हटा दिया है। तो मान के चलो 2 से 3 दिन इसको लगेगा। अगले हफ्ते इसका टेस्ट होगा, अगले संडे को। कल तो मान लो मैथ का लेंगे।